नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी उथल पुथल चल रही है कि कौन सा नेता किस पार्टी में कब था, कब तक रहेगा, इसका भी जवाब देना अभी आसान नहीं रहा है। क्योंकि कल तक जो कोई निष्ठावान, लॉयल वगैरह बोला जाता था, कट्टर बोला जाता था, आज अचानक उठता है और दूसरी पार्टी में आकर शामिल हो जाता है। कल तक ये देखो, जो बच्चे कुछ है सामने बैठे हैं, ये तो कट्टर है, ये आखिर तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, ऐसी भाषा बोली जाती है। और 2 दिन में, 4 दिन में उठकर वो दूसरी पार्टी में चला गया। आपको याद होगा, कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है, राज्यसभा चुनाव होना था और उसके बिल्कुल 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान उठकर सीधे विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंचे। अपने एमएलए-शिप का उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरे दिन बीजेपी के कार्यालय में दाखिल हुए और बीजेपी में शामिल हो गए। तीसरे चौथे दिन उन्होंने पर्चा भरा और राज्यसभा के बीजेपी के सदस्य हुए। लेकिन जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए, उसके सिर्फ 2 दिन पहले तक, यानी 36 घंटे पहले तक, अशोक चौहान इंडिया अलायंस में अजित पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनके साथ सौदेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के लिए कितनी सीटें चाहिए, इसका सौदा कर रहे थे। यानी कांग्रेस प्रतिनिधि बनकर ये इंडिया अलायंस में सीट के बंटवारे में लगे हुए थे और 36 घंटे में वो बीजेपी में दाखिल हो गए। बिल्कुल वही बात हर कोई किसी पार्टी में चालू है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो अजित दादा पवार की एनसीपी पार्टी में श्री नीलेश लंके नाम के विधायक है। वो आज सुबह सुबह उनका फोटो आ गया, जो शरद पवार गुट के एमपी अमोल कोल्हे के साथ दिखाई दिए। फिर खुद शरद पवार की गाड़ी में उनके साथ बैठकर प्रवास करते हुए देखे गए और कभी खबर आ रही है कि शाम तक वो शरद पवार की गुट में चले जाएंगे। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि कौन सा नेता किस पार्टी में है और कब तक रहेगा। ये बात शायद उसको खुद को भी मालूम नहीं होती और यही बात भूलकर जब आप निष्ठा का, कट्टरता का प्रदर्शन पेश करते हो तो हंसी आती है, आप एक मजाक की बात बन जाते हो। उद्धव ठाकरे बिल्कुल इसी ढंग से एक मजाक की बात हो गए। कल मुझे लगता है 2 दिन की बात है, उनके बिल्कुल नज़दीकी माने जाने वाले कांग्रेस के एमएलए, पूर्व मंत्री रविंद्र वायकर शिंदे गुट में चले गए, शिंदे की शिवसेना में चले गए। चर्चा तो 1 हफ्ते से पहले चल रही थी कि शायद वायकर भी शिंदे गुट के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो सही नहीं लग रहा था। इसका कारण ये था कि रविंद्र वायकर सिर्फ उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना के एक नेता या पूर्व मंत्री नहीं थे, वो उद्धव ठाकरे के बिल्कुल नज़दीकी माने जाते थे। ठाकरे फैमिली यानी उद्धव ठाकरे की फैमिली और रविंद्र वायकर की फैमिली, इनके जॉइंट बिजनेसेस है, ये बिजनेस पार्टनर है। इससे पहले भी थे, आज भी है। और अगर वो उठकर निकल जाते हैं तो एक सीधा साधा कारण दिया जाता है कि सत्ता के सिवा विकास नहीं होता, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होना चाहिए। ये जब बोला जाता है तब हंसी आती है, क्योंकि सालों साल 4-4 टर्म पुराने ज़माने के जो विधायक होते थे, एमएलए होते थे, वो अपोजिशन पार्टी में ही बैठे रहे, फिर भी लगातार चुनकर आते थे। हमारे गणपतराव देशमुख करके मराठवाड़ा के एक नेता है पीडब्ल्यूडी पार्टी के, अभी पिछले चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए, वरना वो 67 से लेकर
या 57 से लेकर लगातार चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, लेकिन सत्ता में कभी नहीं रहे। कुछ 2-3 सालों के लिए जब शरद पवार ने पीडीएफ वगैरह अलायंस बनाई थी, गठबंधन बनाया, तब हुए थे, लेकिन बिल्कुल कम समय के लिए। तो उनके चुनाव क्षेत्र का क्या विकास नहीं हुआ? और अगर विकास नहीं हो रहा है तो उनको लगातार बार बार वहां का वोटर चुनकर क्यों देता था? एक एक एमएलए या एक एक कोई एमपी अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए सत्ता में जाएगा तो अपोजिशन में बैठेगा कौन? विरोध की राजनीति करेगा कौन? महाराष्ट्र में हम देख रहे कि 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी, जिनके 40 से ज़्यादा एमएलए निकलकर सत्ता में चले गए और कहते हैं क्या कि भाई विकास करना है। अजीत दादा भी लेकर आए, हमको विकास करना है। मुझे अजीब लगता है कि आप कर रहे और आप पर बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी है। इसके पहले जो कोई विकास करने वाले थे उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप कभी हुआ नहीं, और जो अपोजिशन में बैठे थे, सत्ता की क्या स्वाद होता है वो उन्होंने चखा तक नहीं था, फिर भी वो 5-5, 7-7 बार चुनकर आते थे। तो विकास चुनाव क्षेत्र के लिए ये अलग और अजीब बात हमने सुनी है, लेकिन ये चलता रहेगा। ये आज की राजनीति का मामला है। बात सीधी है दोस्तों। एक तो अपने पर जो इनकम टैक्स है, ईडी के मामले हैं, वो दबाने के लिए जाते हैं, या तो कुछ फ़ायदा होता है, पर्सनल फ़ायदा होता है, इसके लिए जाते हैं, कुर्सी के लिए जाते हैं। लेकिन उसको अगर कोई हम आइडियोलॉजिकल कारण दे तो हमारी साख भी बची रहेगी, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन वो बात छोड़ दो, ये कभी और। मुझे ये वायकर जाने से अजीब इसलिए लग रहा है कि अगर रविंद्र वायकर जैसा बिल्कुल नज़दीकी नेता भी और साथी दोस्त, बिजनेस पार्टनर, अगर उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहा है तो आगे चलकर चुनाव होने तक और चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या उद्धव ठाकरे के साथ कोई बचेगा? हाँ, राहुल गांधी तो बचेंगे, नाना पटोले रहेंगे उद्धव के साथ, लेकिन जिनको आज भी लॉयल, निष्ठावान ऐसा नाम उद्धव ठाकरे देते हैं, ऐसा कोई कट्टर शिवसैनिक क्या उद्धव ठाकरे के साथ बचने वाला है? या सिर्फ पिता पुत्र आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर उबाटा शिवसेना बनी रहेगी, चुनाव लड़ती रहेगी, नई पीढ़ी के लोग लड़ती रहेगी? लेकिन क्या पार्टी जिसका नाम इतना दबदबा उनके पिता ने, बाला साहब ठाकरे ने जो दबदबा पैदा किया था, वो शिवसेना इतिहास में जमा हो जाएगी? वायकर क्यों गए, ये उद्धव ठाकरे को सोचना जरूरी है। अगर उनको पार्टी भविष्य में चलानी है, अगर अपनी पार्टी का यानी उबाटा शिवसेना का कोई भविष्य उद्धव ठाकरे देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो उनको ये सोचना जरूरी है कि बाकी सब इसने खोखा लिया, उसने पैसा लिया, उसने रिश्वत दिया, उसने लालच के लिए गया, ये आरोप ठीक है, लेकिन ऐसा आरोप रविंद्र वायकर कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रविंद्र वायकर खुद ही उद्धव ठाकरे के बिजनेस पार्टनर है। रविंद्र वायकर की पत्नी और उद्धव ठाकरे की पत्नी, इन्होंने जॉइंट नेम पर बहुत सारे क्या बोलते हैं प्लॉट्स खरीदे हैं, भूखंड खरीदे किए, जॉइंटली किए, उनके साथ साथ बहुत सारे बिजनेस है। तो आपका बिजनेस पार्टनर जब दूसरी पार्टी में आप जिसको दुश्मन ग्रुप मानते हो उसके साथ हाथ मिला लेता है, तो सोचना जरूरी है कि ये भी क्यों निकल गया। ये सिर्फ पार्टी का एक एमएलए, एक नेता नहीं है, ये आपका बिजनेस पार्टनर है। और बिजनेस पार्टनर का मतलब ये होता है कि जिस पर आपका सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। अजीब बात इसलिए लगती है, लेकिन ये बात उद्धव ठाकरे सोचने के लिए राजी ही नहीं है। अगर मुझे छोड़कर गए, मेरे खिलाफ बोल रहे, तो ये गद्दार है।
आपके गद्दार बोलने से आपकी पार्टी नहीं बचेगी, ना कि उनका नुकसान होगा। आपके साथ रहने के कारण जो नुकसान हो रहा था उससे बचने के लिए ही रविंद्र वायकर उठकर एकनाथ शिंदे के पार्टी में चले गए। अब जल्द 2-3 हफ्ते में उनको कोई मिनिस्ट्री मिलेगी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन जो ईडी के या इनकम टैक्स के मामले चल रहे उसमें से कोई कुछ राहत मिले, इसीलिए वायकर वहाँ चले गए। और यही बात 3 साल पहले, 3.5 साल पहले दूसरे एमएलए है प्रताप सरनाईक, इन्होंने खत लिखकर उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की थी। शिवसेना में अगर सबसे पहले किस पर छापा मारा गया होगा तो वो प्रताप सरनाईक, जो एकनाथ शिंदे के बाजू के चुनाव क्षेत्र से एमएलए बने, 2 बार के एमएलए। उनके बेटे को ईडी उठाकर ले गई थी जमानत देने के लिए, उनके ऑफिस पर छापा मारा गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन लिया गया। उस वक्त प्रताप सरनाईक ने अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता, पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक 4 पन्ने का लेटर लिखा था कि भाई आपकी तो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है या जो कुछ चल रहा है, हम मारे जा रहे हैं बीच में। आपका और बीजेपी का जो झगड़ा चल रहा है या जो कुछ मारामारी चल रही है वो चलने दो, लेकिन हमको क्यों उसमें शहीद बनाया जा रहा है। ये इन्होंने 4 पन्नों पर प्रताप सरनाईक ने लिखकर चीफ मिनिस्टर को भेजा था। लेकिन वो लेटर लेने के लिए भी उद्धव ठाकरे प्रताप सरनाईक से मिले नहीं। चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रालय में ऑफिस है वहाँ के क्लर्क के पास प्रताप सरनाईक को ये लेटर देना पड़ा था। आखिर उन्होंने ही खुद वो प्रेस को रिलीज कर दिया। लेकिन उनके खत पर कोई सोच विचार ना शिवसेना में हुआ ना उद्धव ठाकरे ने किया। बात वैसे ही चलती रही और एक एक करके जो तकरार या कंप्लेंट प्रताप सरनाईक ने की थी वही तकलीफ जब बाकी शिवसेना को नेताओं को होने लगी तो एक एक करके वो अलग विचार करने लगे। आज जो बात रविंद्र वायकर कर रहे हैं, कम से कम 1.25-2 साल के बाद वो एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। और जब टूट हुई थी तब यही वायकर जोर शोर से एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल रहे थे। लेकिन वो आज खुद गद्दार होने पर उतारू हो गए। तो उद्धव ठाकरे को सोचना जरूरी है कि भाई ये क्या है, एक एक करके निकला जा रहा है। रविंद्र वायकर का स्वागत जब एकनाथ शिंदे ने किया तब जानकारी दी पिछले 20-22 महीनों में कितने लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, इसके आंकड़े दे दिए। 18 में से 13 एमपी चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। मुंबई बीएमसी कॉरपोरेशन जो है उसमें शिवसेना के 90 या कुछ 95 पार्षद थे, उसमें से 45 पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। क्यों चले गए ये सोचना जरूरी है। इस 45 जो पार्षद है उनको कोई लालच नहीं दिखाया गया, वो तो पार्षद थे और उनकी जो टर्म है वो भी खत्म हो गई है, 2 साल से चुनाव नहीं हुए, फिर भी वो चले गए। तो क्यों चले गए? कारण सीधा साधा है, जो पार्षद होता है वो जमीनी राजनीति करता है, अपने वार्ड में, अपने इलाके में, अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से हमेशा संपर्क में रहता है। घर के छोटी छोटी कोई तकलीफ हो तो लोग दौड़कर पार्षद के पास जाते हैं। और इसलिए जो वोटर है उससे सीधा संपर्क अगर किसका होता है तो पार्टी के बड़े नेताओं का नहीं होता, लेकिन पार्षद का होता है। सबसे ज़्यादा लोक संपर्क में कौन रहता है
तो किसी भी पार्टी का पार्षद रहता है, क्योंकि वो सत्ता में सबसे निचली स्तर पर है। तो 45 पार्षद, कोई लालच नहीं है, फिर भी चले गए। इसका सीधा साधा कारण ये है कि उनको विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो फिर से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जनमानस में क्या चल रहा है ये किसी नेता को या किसी विश्लेषक को नहीं पता चलता, उतना वो छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र से चुनकर आने वाले लोग होते हैं उनको होता है। पार्षद जो होता है वो 15-20 हज़ार का उसका इलाका होता है, उसमें से कम 100-200 लोगों से वो हर दिन बात करता है, मिलता है। तो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो पार्षद को ज़्यादा मालूम होता है। फिर उसके चेले चपाटे होते, वो भी अपने इलाके में लोग क्या चर्चा करते वो भी पार्षद को आकर बताता है। तो उन पार्षद, जब 90 से ज़्यादा पार्षद है, उसमें आधे के आसपास पार्षद अगर उद्धव ठाकरे को छोड़कर निकल गए तो उसका सीधा साधा कारण ये है कि उनको भी विश्वास हो गया कि उद्धव ठाकरे अगले समय हमको चुनकर नहीं ला सकते। जो दूसरा गुट है जिसको चुनाव आयोग ने तीर कमान की निशानी दे दी है, एकनाथ शिंदे का गुट है, अगर उस गुट में रहेंगे तो शायद हम फिर चुनकर आएंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास जाना जरूरी है। ऐसा जब लगता है और जब लोगों के साथ बात करके लगता है तब वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे गुट में चला जाता है। अब वायकर पर आरोप हो जाएंगे जैसे एकनाथ शिंदे पर हो गए, कल तक ये हमारे साथ थे, अब ये गद्दार हो गए, इनको इतने खोके मिले वगैरह वगैरह बोला जाएगा। उससे वायकर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि एकनाथ शिंदे को फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ने वाला है अगर, तो फर्क उद्धव ठाकरे और उबाठा शिवसेना को पड़ने वाला है, क्योंकि आपको चुनाव तो इतना लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपके पास उतने उम्मीदवार भी है कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले अपने बेटे को सेफ सीट से चुनकर लाना है। इसलिए वर्ली के जो शिवसेना के विधायक थे सुनील शिंदे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको चुपचाप बिठाया गया। उनके खिलाफ जो एनसीपी के उम्मीदवार हारे थे 2014 में, उनको भी शिवसेना में लाया गया। और आदित्य ठाकरे अपने बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे ने वर्ली ये सेफ सीट बनाई थी। अब इस चुनाव में 2024 के आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस वक्त क्या करोगे? सुनील शिंदे या सचिन अहिर जो पिछली बार अपना क्लेम छोड़कर आदित्य के पीछे खड़े हो गए, उनकी जगह पिछले 5 साल में नई लीडरशिप खड़ी हो गई है, जिनको वो चुनाव वर्ली का लड़ना है। उनको तो उद्धव ठाकरे रोक नहीं पाएंगे। तो आदित्य ठाकरे कहाँ वायनाड ढूंढते फिरेंगे? उद्धव ठाकरे तो विधानसभा लड़ते ही नहीं, विधान परिषद में। तो सवाल यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव होने तक या उस चुनाव के नतीजे आने के बाद उबाठा शिवसेना में कोई कट्टर शिवसेना नेता बचने वाला है या नहीं, या सिर्फ संजय राउत, अनिल परब जो विधान परिषद में जाते, राज्यसभा में जाते, बस वो जो मैदान में नहीं लड़ते, दरबार में बैठकर रणनीति बनाते हैं, उनको आप लड़ाई के लिए सामने नहीं ला सकते। और यही उद्धव ठाकरे की समस्या होगी। चुनाव के बाद या चुनाव आने तक शायद उबाठा शिवसेना में पिता पुत्र बचेंगे, ये मेरी आशंका है। देखते हैं अगले 2 महीने में क्या होता है। अभी यही रुक जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।